ओवैसी साहब अगर झंडा बदल देता है, झंडा बदलने की सजा क्या गोली होती है? कि नूडल्स की तरह या मैकडॉनल्ड के बिग मैक की तरह आप जस्टिस दे दें तो फिर कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, कानून किस लिए है? मराठों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो पाता? आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें या ना दें, पर अपना एक नेता तो चुन लें। मुसलमानों को लामबंद करके उनकी आवाज बनने की बात करते हैं, वो जायज है, तो ये जायज क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी सीने को मार मार कर कहते हैं टार्जन की तरह लोकसभा में सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। यहाँ पर मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, ना 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 1938 को चले जाते हैं। आज हम जो बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं, और ये कटेंगे शब्द भी क्या जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है? इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस को है कि अगर हम जो अफीम चटा रहे हैं मजहब की, अगर वो नहीं चटाएंगे तो वही देश की जनता हमसे उठ खड़े होकर पूछेगी नौकरी का। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का धमाकेदार इंटरव्यू। और इनका इंटरव्यू लिया है बहुत ही तगड़े और निष्पक्ष पत्रकार संदीप चौधरी जी ने। संदीप चौधरी जी हमेशा बीजेपी प्रवक्ताओं से तगड़े क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और जो उनके क्वेश्चन होते हैं वो गोदी मीडिया टाइप बिल्कुल बायस्ड नहीं होते हैं, जो वन साइडेड क्वेश्चन पूछते हैं। तभी आपने देखा होगा जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो कुछ गोदी एंकर्स जो होते हैं उनके सामने बहुत ही कंफर्टेबल दिखाई देते हैं और हंसते रहते हैं, लेकिन जब ये न्यूज़ 24 में आते हैं और इनका सामना होता है संदीप चौधरी और गरिमा सिंह जैसे प्रवक्ताओं से, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से बहुत ही तगड़े क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस समय इनका जो चेहरा है वो मुरझा जाता है। और सेम क्वेश्चन आज संदीप चौधरी ने पूछे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी से, तो क्वेश्चन का जवाब भी उन्होंने बहुत ही तगड़े से दिया है। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको इस चैनल के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप क्योंकि बहराइच में जो दंगा हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा, क्या झंडा उतारने की सजा गोली मारना हो सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। किसी भी शहरी को, सिटीजन को किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में, मगर किसी की मिश्रा साहब की जान ले ली गई, वो कत्ल है, मर्डर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर उसका बदला अगर प्रशासन ये कहकर लेती है कि उस मुकाम से ले जाकर 70 किलोमीटर दूर ले जाकर यहाँ पर हथियार छुपाए गए, ये नेपाल जाने वाले थे, और फिर पैर पर गोली मारकर एक वीडियो निकाला जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि तुमने भागने की कोशिश की, हमसे गलती हो गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मिश्रा साहब को इन लोगों ने मारा है तो कोर्ट किस लिए है? आप सजा दिलवाइए ना उन लोगों को, मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाइए BNSS में। आप कौन रोक रहा है आपको? मगर उसके बजाय आप सिर्फ इंस्टेंट जस्टिस, आप चाहते हैं कि मैगी नूडल्स की तरह या मैकडॉनल्ड के बिग मैक की तरह आप जस्टिस दे दें तो फिर कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, कानून किस लिए है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो ये तो फिर अगर कोई सरकार अगर बंदूक से इंसाफ करेगी, गोली से इंसाफ करेगी, तो फिर संविधान गया भाड़ में, BNS गया कचरे की कुंडी में, तो फिर मॉब जस्टिस हो जाएगा। ये तो रूल बाय गन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा इसमें। पर बटेंगे तो कटेंगे, आप इसको बुलडोजर एक्शन से, उस पर मैं आगे और तफसील से आपके साथ बात करने वाला हूं। उसे आप जोड़ देते हैं कि ये जी हिंदू लामबंदी है। अगर आप, और अभी आज मैं इंस्टाग्राम पे ही देख रहा था आपका बयान कि भाई महाराष्ट्र में आप देखिए आदिवासियों का नेता है, दलितों का नेता है, किसानों के नेता हैं, मराठों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो पाता? आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें या ना दें, पर अपना एक नेता तो चुन लें। आप भी तो मुसलमान लामबंदी की बात करते हैं, तो हिंदुओं को अगर कोई लामबंद कर रहा है वो कैसे गलत कर रहा है? अगर आप मुसलमानों को लामबंद करके उनकी आवाज बनने की बात करते हैं वो जायज है, तो ये जायज क्यों नहीं? सर, मैं आपको आंकड़े देता हूं और आप डिसाइड कर लीजिए, आपके सुनने वाले डिसाइड कर लीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमान 12% हैं। 1960 से लेकर अब तक सिर्फ 2.5% मुस्लिम MPs महाराष्ट्र से हुए हैं।
असेंबली में 2014 में 9 जीत कर आए, यानी सिर्फ 3% है 288 एमएलएस का। मेरा सवाल यह है कि अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे बुजुर्गों ने, मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं जीत रहा है? इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन है जिम्मेदार इसका? आज महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील को 2024 के चुनाव में सबने मिलकर हराया। 15 साल के बाद एक मुस्लिम एमपी 2019 में जीता। कर्नाटका इतना बड़ा प्रदेश है, एक मुस्लिम एमपी नहीं है। तो मेरा बोलना यह है कि भाई जब आंकड़े आते हैं ओबीसी के एमपीज भारत के लोकसभा में अपर कास्ट के बराबर हो जाते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। भाई आप जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कैसे कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी में मुसलमान को जीतने नहीं देते, आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए, या वोट बैंक, जो भी बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी मजबूत उस वक्त होगी कि अगर ठाकुरों का नेता योगी है, ब्राह्मणों का नेता है, नरेंद्र मोदी सीने को मार मार कर कहते हैं टार्जन की तरह लोकसभा में सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता मराठों का शरद पवार नहीं है, जरांगे पाटिल है। मैं सलाम करता हूं उनको। ओबीसी के नेता हैं जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मगर जहां पर मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, ना 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 1938 को चले जाते हैं। संदेश कुछ ऐसा जा रहा है जमहूरियत में लोगों के बीच, खास मुसलमानों के बीच, कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। क्या ये एक परेशानी है? लड़े हरियाणा कैसे जीत गए बीजेपी? महाराष्ट्र में मैं सिर्फ एक लोकसभा की सीट लड़ा इम्तियाज जलील के लिए, हमारे पार्टी के लिए। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराओ, कोई जीते, बीजेपी जीत जाए, शिंदे जीत जाए, फडणवीस जीत जाए, नहीं इम्तियाज जलील ना जीते। कर्नाटका में मैं नहीं लड़ा, कोई मुसलमान नहीं जीता। मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं, पर कर्नाटका में आप नहीं लड़े तो कांग्रेस जीतती है। और क्या आप एक कॉर्स करेक्शन कर राजनीति के प्रजातंत्र के हाशिए पर धकेला जा रहा है मुसलमानों को? तो महाराष्ट्र में जरा एक चीज साफ कर दीजिए, फर्ज कीजिए ओवैसी साहब, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है या किसी के समर्थन की जरूरत होती है, महायुति या महाविकास अघाड़ी, किसे आप समर्थन देंगे? हम हरगिज, हमारी स्ट्रेटेजी यही है। मैंने ऐलान भी किया है, अनाउंस किया है कि हमारा पहला स्ट्रेटेजी यह है कि जहां हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट्स उनको कामयाब किया जाए, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार ना बने। ये तो मैं ओपनली कह चुका हूं। गए आज हम जो बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं, और ये कटेंगे शब्द भी क्या जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है? एक सवाल तो यही, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और क्या दरअसल हिंदू मुसलमान के हिसाब से ही वो चश्मा ही हम पहने रखेंगे तो देश बटेगा? देश नहीं बटना चाहिए, समुदाय या धर्म बटने की बात वो अपने आप में गैर जरूरी हो जाती है। ओवैसी साहब देखिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी इस शेर के जरिए देना चाह रहा हूं कि बर्बादी गुलिस्तान के लिए एक उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? इस देश में कोई रिलीजन खतरे में नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस को है, कि अगर हम जो अफीम चटा रहे हैं मजहब की, अगर वो नहीं चटाएंगे तो वही देश की जनता हमसे उठ खड़े होकर पूछेगी नौकरी कहां है, कि इसी में उसको मिलाते रहो, यही बताते रहो, और असली मुद्दों से आप भागते रहो। ये इनका मकसद है। इसीलिए वक्फ बिल लाया जा रहा है। पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर दिया कि मुसलमानों के पास 5.5 लाख एकड़। सर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के 11 एंडोमेंट टेम्पल्स को मिला लिया जाए तेलंगाना से, तो 11 लाख एकड़ है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। मगर देश के हिंदुओं को क्या मैसेज दिया गया? 5.5 लाख एकड़ बुल्ला जी के पास। तो ये तो डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों पर इस देश की जनता कभी बात ही ना करे, और मुसलमानों का तो जहर फैला दिया गया, मुसलमानों को डराया जाए। इनकी वजह से सब प्रॉब्लम है। देखे
वीडियो को देखने के बाद आप एक बात समझ गए होंगे कि असुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे लीडर है और हमेशा अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं और उन्होंने संदीप चौधरी के सभी क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया से आंसर दिया। तो आपको ऐसे वीडियो देखना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।